नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। यूपी में योगी सरकार आते ही फैसलों के बदलावों की छड़ी सी लग रही है। पुरानी सरकारों के फैसलों पर कैची चल रही है। साथ ही जैसे जैसे योगी सरकार का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, उनके बोल्ड फैसले भी सामने आ रहे हैं। यूपी चुनावों से पहले आरएसएस की तरफ से भी आरक्षण पर विचार की बात कही गई थी। अब योगी सरकार ने प्राइवेट मेडिकल उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर कई खड़े हो गए हैं, प्राइवेट के बाद सरकारी संस्थाओं की बारी आएगी या नहीं? SC, ST, OBC छात्रों के विरोध का क्या होगा, विपक्षियों के विरोध का क्या होगा, और कहीं ये आरक्षण के अंत का आगाज तो नहीं? लोकतंत्र में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि पूर्व की सरकारों के कामों और घोटालों को लेकर जांच के धड़ाधड़ आदेश पारित हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी महकमा छूट नहीं रहा है जिस तक जांच की आज ना जा रही हो। लेकिन आज योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय में निजी मेडिकल कॉलेजों में PG कोर्सेज में दिए जा रहे आरक्षण पर कैची चला दी है। याशिवाय जे मागासलेले आहेत, मागासलेले मागे पडलेले आहेत, त्यांना सगळ्यांना आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावं, हे आम्ही मांडलेलं आहे आणि आम्ही त्या ठरावात ज्या अशा सूचना मांडल्या। यदि ये लोग यहाँ पर सत्ता में आ गए तो इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इनके दिमाग इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो फिर ये मौका पाते ही कभी भी कि इनके रिजर्वेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मायावती की आशंका सही साबित हो रही है और मोहन भागवत के सुझाव पर अमल शुरू हो गया है। योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को कड़वी दवा पिलाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में निजी कॉलेजों में आरक्षण पर कैची चला दी गई है। पिछली सरकार ने निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेज के PG कोर्स में SC, ST और OBC के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया था। देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में OBC, SC और ST छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन आरक्षण का ये नियम निजी संस्थानों और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि अखिलेश सरकार ने यूपी के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए भी आरक्षण का नियम लागू करना बाध्यकारी कर दिया था। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अगर पिछड़े हैं, उनको अगर आरक्षण मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसको क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे अंदाज से उन्हें देना चाहिए। इस आरक्षण को खत्म करने से भारतीय जनता पार्टी का सामंतवादी चेहरा उजागर हो रहा है, एक बात। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो ये खत्म कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं देश के अडानी और अंबानियों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन अडानी और अंबानियों को लाभ देने का एक षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले को संघ प्रमुख मोहन भागवत के फैसले से जोड़ा जा रहा है। तो क्या यूपी सरकार मोहन भागवत के एजेंडे पर ही काम कर रही है या आरक्षण व्यवस्था को लेकर कोई नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है? विक्रम मिश्रा के साथ अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। तो बिल्कुल कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और लोकतंत्र में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहीं ये आरक्षण के अंत का आगाज तो नहीं है? क्या नीति यहाँ पर बनाई जा रही है? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहजाद पूनेवाला जी, कांग्रेस नेता है। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं चंद्रभूषण पांडे जी, BJP प्रवक्ता है। स्वागत है चंद्रभूषण जी आपका। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल यादव जी। और साथ ही हमारे साथ विनय राय जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं APN के। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा शहजाद पूनेवाला जी से, और सुरेश बहादुर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगा कि जो बातें पहले निकल के सामने आ रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है, अब धीरे धीरे बोल्ड फैसले लिए जा रहे हैं और उनमें से कुछ बातें ये भी शामिल है, मतलब संकेत नजर आ रहे हैं। इस फैसले को आप किस तरह से देखें? ये भाजपा की जो दलित विरोधी और OBC विरोधी मानसिकता है, जिसके प्रमाण हमने कई बार देखे इतिहास में, वो आज झलक के सामने आ रही है। आपको याद होगा कल्याण सिंह हो या इस बार जो है हमारे मौर्य साहब है, उनके चेहरे को आगे करके फिर उनको दरकिनार करके आज योगी जी को बिठा दिया है सत्ता की गद्दी पर।
अगर आप इतिहास में और पहले भी चले जाए तो वीपी सिंह सरकार जब मंडल लाई थी तो उन्होंने सरकार से अपना समर्थन ले लिया था भाजपाइयों ने। ये आरएसएस की तो पहले से ही मानसिकता रही है कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान है, मनमोहन वैद्य जी का बयान है, और ये लोग विश्वास किस में रखते हैं? विश्वास रखते हैं मनुस्मृति में। ये कहते हैं आम्बेडकर के संविधान को हटा के मनुस्मृति लानी चाहिए, ये गोलवलकर जी का बयान है। तो ये जातिवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जो दबी कुचली जातियां हैं, जो लोग हैं, जो पिछले 5000 सालों से पिछड़े लोग हैं, उनको जो हम लोगों ने आरक्षण नीति संविधान ने दी है, उनके हक को मारने के हमेशा फेवर में रहते हैं, और ये वही सामंतवादी मानसिकता को आज दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कह कहकर वोट ले रहे थे 2014 के चुनाव में, उनको सामने आकर बताना चाहिए उन ओबीसी छात्र छात्राओं को कि किस मुंह से उन्होंने उनका आरक्षण जो है छीना है। क्या आप मुझे ये कहना चाहते हो कि जो लोग आरक्षण के जरिए जाते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता? क्या उनकी यही गलती है कि वो एक समाज से बिलोंग करते तो उनको वहां पे मौका नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो मानसिकता है दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी मानसिकता, ये आरएसएस में कूट कूट के भरी हुई है, और वही दिख रही है आज सामने। अनिल यादव जी, आपकी सरकार में ये फैसला लिया गया था, और अब इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी गरीब की, पिछड़ों की, मजदूरों की पार्टी है, और यही फैसला नहीं। आप अगर और इतिहास में जाएंगे तो जितने जो समाजवादी लोग थे, जिसमें माननीय नेताजी थे, लालू जी थे या शरद जी थे, मंडल कमीशन लाने का काम ही इन लोगों ने किया था, जिसके बलबूते पे 27% आरक्षण आज ओबीसी को मिल रहा है या पिछड़े लोगों को मिल रहा है। और उसी के बलबूते पे हम आज जो 2-4-5 लोग हम देख पाते हैं अच्छी नौकरियों पे, ये उसी की देन है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो देखिए, ये पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर चुनाव से पहले इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, इन्होंने ये सबसे ज्यादा वोट पिछड़ों से, अति पिछड़ों से लिया। हर जगह जहां पर गए उन्होंने ऐसे दिखाया कि हम आपकी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे फिर मौर्य हो, चाहे राजभर हो, चाहे कुर्मी समाज हो, कोई भी समाज हो, इन्होंने उनके सामने ऐसी पिक्चर बनाई कि हम आपकी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर जैसे ही चुनाव जीते तो आपको असली चेहरा देखने के लिए मिल गया। चाहे आप प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप केंद्र की बात कर लीजिए। केंद्र में भी आप देखिए कि इनकी कोशिश है कि जो आरक्षण है उसको खत्म करके जो जातियां आरक्षण में अभी जो आती हैं उनको हटा के नई जातियों को लाया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बताइए, 27% आरक्षण की बात हुई थी, क्या अभी तक वो पहुंच पाया? केंद्रीय मंत्री ने खुद बताया कि 12% ही हो पाया है अभी तक ओबीसी वगैरह की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की भागीदारी। तो आप बताइए कि आप इस तरह के अगर निर्णय लेंगे तो क्या बीतेगी उस किसान पे जो अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहा है? कितने % डॉक्टर हैं जिन गरीब आदमी के, किसान के, मजदूर के? आपने पीजी में जो 30% का कोटा था वो हटा दिया। आप मुझे बताइए, ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी परसेंटेज इतनी डाउन है, इस कोटे को हटने से तो मुझे लगता है एक भी नहीं बचेगा। जी ठीक है, मैं तमाम बातें हैं। मैं इससे पहले बीजेपी की यहाँ पर प्रतिक्रिया लूँ। विनय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं, और ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने पहले चुनावों से पहले एक अलग फिल्म दिखाई थी, लेकिन अब जब वो फिल्म रिलीज हो गई है तो उसके साइड इफेक्ट यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। पिछड़े, अति पिछड़ों के सामने काफी वादे किए थे, लेकिन अब उन्हीं का ही हक छीना जा रहा है। ये आरोप जो लग रहे हैं, कितना सही माना जाए, और जो मंशा है यहाँ पर योगी सरकार की, वो कितनी साफ है? देखिए, पहली बात कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं। जिस समय आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी उस समय भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साफ कहा था इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, मंडल का जिक्र अभी आया। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू की गई थी, आप उस घड़ी को याद कर लें कि बहुत ही जल्दीबाजी में, आनंद फानन में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो बिल लाने की कोशिश की थी। कारण था कि उसमें चौधरी देवीलाल से उनकी राइवलरी थी, और चौधरी देवीलाल तख्ता पलट करना चाहते थे। राज्यसभा में बिल लाया गया तो मुझे बखूबी याद है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी घटक थी, और प्रमोद महाजन पहले वक्ता थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके समर्थन में बोलने वाले। लेकिन कोई भी आदमी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में इस चीज से गुरेज करता है कि कौन इस विवाद में पड़ने जाए। मेरा मानना, कभी कहा गया कि कैसे कोई ओबीसी का आदमी डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर हो या खिलाड़ी हो, वो कर्म से आता है। अगर उसके हाथ में हुनर है, पढ़ाई कर देने का अधिकार सबको, पढ़ना चाहिए उसे, लेकिन चलेगा वही सफल होगा, पास वही होगा जो आखिरकार पढ़ेगा या तपस्या करेगा, वही खिलाड़ी बनकर आगे निकल सकता है। बिल्कुल सही कह मेरा मानना है 60% से ज्यादा होने के बावजूद उनमें से कोई आगे नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम इसमें एक बात जरूर होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ किसे दिया जाए। वो व्यक्ति जिसके घर में खुद पहले आरक्षण का लाभ ले, कोई मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी बना बैठा है, कोई ओबीसी का व्यक्ति, कोई एससी का व्यक्ति,
उसे खुद रिफ्यूज करना चाहिए कि हमारे उस कोटे का लाभ कोई ऐसा व्यक्ति उठाए जो सही में वाकई हकदार है, जो नीचे से भी ऊपर नहीं आ पा रहा है। मैंने देखा है कि जब परंपरागत तर्क पर देखा जाए कि पिता ने भी लाभ लिया, वो गेस्टेड अधिकारी रहे, उनके पुत्र भी गेस्टेड अधिकारी है, उनके बेटे को भी लाभ मिला है। लेकिन एक्चुअली अगर बात की जाए, शहजाद पूनावाला साहब भी समझेंगे इस बात को, नौजवानों के बीच में रहते हैं कि जो बच्चे वाकई जिन्होंने लाभ नहीं ले पाए या पीछे छूट गए मुख्य धारा से, उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको कैसे फैसिलिटी दे करके ऊपर उठाया जाए, कोशिश इस बात की होनी चाहिए। और आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि वो लोग आगे आ सकें। शायद हमें लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो टेस्ट ड्राइव करने की है कि हमने एक रोक लगाया है, कहीं देखा जाए इसका कितना विरोध होता है। अगर विरोध होता है तो हम कहेंगे नहीं, ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी, या अधिकारियों ने हमें सुझाव दिया, इसको पीछे कर लिया जाए। तो खेल में आरक्षण देने की कोशिश इसी तरीके से मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन जब विरोध हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट ड्राइव है और ये देखना होगा कि आखिरकार इसमें सरकार की एक्चुअल मंशा क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। और इस बात सच्चाई से किसी को इनकार नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बराबर संघ की तरफ से भी होती रही है और बड़े बड़े लोग कहते रहे कि आरक्षण को थोड़ा सा संशोधित करके चर्चा करके एक्चुअल रूप में सामने लाया जाए। चंद्रभूषण पांडे जी, क्या ये एक्सपेरिमेंट है, क्या ये टेस्ट ड्राइव है? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, पीड़ितों की सरकार है। हमारी कोशिश है कि समाज की मुख्य धारा में वो सारे लोग खड़े हों जो लोग समाज में किन्हीं कारणों से साइडलाइन हो गए। हम सही संदर्भों में आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में जो पेरीफेरी पे खड़े लोग हैं वो विकास की मुख्य धारा में आए, सशक्त हो, उनको गुणवत्तायुक्त तो शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और रोजगार मिले। अभी ये जो फैसला जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन है शिक्षा संस्थानों में, राजकीय शिक्षा संस्थानों में आरक्षण यथावत जारी है। आरक्षण को लेकर जो भी नीतियां भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, उससे हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। और निजी क्षेत्रों को लेकर के जो बात है तो वो बहुत कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन बीच में एडा कुछ फैसले रहे होंगे किसी सरकार के, लेकिन मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन को लेकर शैक्षिक संस्थानों में हमारी जो पुरानी पद्धति है वो चलती रहेगी और रिजर्वेशन को लेकर के और भी जगहों पर जो व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेंगी। उसमें हम कोई बहुत बड़ा दूरगामी और क्रांतिकारी बदलाव करने की न तो मना स्थिति में, न तो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो इसको उसी संदर्भों में लिया जाए। जी अनिल जी, मैं एक छोटा सा देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। मैं इनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप मुझे वो पीजी कॉलेज के आंकड़े दे दीजिए कि जो डॉक्टर्स हैं वहां पर कितने % है, पिछड़े कितने लोग हैं वहां पर। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप आरक्षण हटा रहे हैं तो आपके पास कोई डेटा तो होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों ने वो नंबर अचीव कर लिया है जिसके बाद आप आरक्षण हटा सकते हैं, तो वो मुझे बता दीजिए आप। देखिए उसको मैं अनिल जी बहुत स्पष्ट कर दूं कि देखिए पदोन्नत में रिजर्वेशन को लेकर एक रिट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अरे भैया, उस रिट में सारे डेटा मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। पहले पूरी बात सुन लेते हैं ना यहाँ पर। तो देखिए आंकड़े को लेकर के वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के बड़ा अच्छा फैसला आया था तो उसमें समुचित प्रतिनिधित्व का सवाल आया था। समुचित प्रतिनिधित्व में स्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग को लेकर कहीं भी संकट नहीं है। पिछड़ा वर्ग अपना जो प्रतिनिधित्व है उसके लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम पिछड़े वर्ग को लेकर के जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति को लेकर जो आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को लेकर जो आरक्षण है, उसको हम कोई छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं। तो ये क्यों? लेकिन प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व को लेकर आप सवाल नहीं कर सकते। नहीं, ये क्यों? और उसमें विनय राय ने जो बात रखी है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है, उसको लेकर के समाज में विमर्श होता है, कोई रास्ता निकलता है, वो आगे की बात होगी। आज की डेट में हमारी सरकार इस बात का जवाब नहीं मिला। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें कितने % छात्र है और प्राइवेट कॉलेजेस में कितने % छात्र हैं? गवर्नमेंट में तो सीटें इतनी कम होती है, प्राइवेट कॉलेज में आपने ये हटा दिया तो कहाँ बचा? भैया प्राइवेट में गरीब आदमी कहाँ पड़ जाता है? अनिल जी आप किस दुनिया से आए हैं? 1 करोड़ रुपए एडमिशन फीस लगती है। नहीं चलिए ठीक है, थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सभी को पूरा मौका दिया जाना, सभी को पूरा मौका दिया जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाए। लेकिन एक सुरेश बहादुर जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या इसे छात्रों के लिए कड़वी दवा माना जाए? कुछ छात्रों के लिए देखिए, जहां तक आरएसएस की बात थी, बहुत पहले उन्होंने आरक्षण के बारे में आपने देखा होगा, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए।
और हमें लोगों ने जब चर्चा की थी, और जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और भाजपा हार गई तो सारे मीडिया जगत में होने लगा, क्योंकि आरक्षण के बारे में बयान दे दिया था आरएसएस प्रमुख ने, इसलिए वहां उन्हें हार मिली। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पूर्व भी आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की थी। ये इसलिए इसमें कोई शंका नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षण के बारे में उनकी क्या राय है। हाँ, यहां इस बात से मैं जरूर सहमत हूं, उसी नीति को लागू करने का एक प्रयास भाजपा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। यहां मैं विनय राज जी की इस बात से सहमत हूं कि एक टेस्ट हो सकता है या देखा जा सकता है, एक नब्ज पहचानी जा सकती है कि इसका क्या असर होगा और इसको फ्यूचर में, भविष्य में कैसे लागू किया जा सकता है, एक चीज। अब दूसरी बात यह है, आरक्षण पर पुनर्विचार करने की बात शुरू से ही उठती रही है। हमने इसके पहले भी देखा था हिमांशु जी, हमने कहा था क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यह लाभप्रद नहीं हो पाया। आज भी सारे लोग, चाहे जितने बड़े हो, चाहे रामविलास पासवान जी के यहाँ हो, चाहे मुलायम सिंह जी के यहाँ हो, चाहे लालू, जो भी बड़े नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के बच्चों को आरक्षण मिलता है, उन्हीं के बच्चों को उसका लाभ मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं पहले तो हमको इस पर विचार करके उनको दरकिनार किया जाना चाहिए था। और जहां तक आरक्षण, निश्चित रूप से इस प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है और विचार किया जाना चाहिए, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है। और यह प्रयास, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, हासिल हुआ है, उससे यह बात तो सब सही हो जाती है कि सबका साथ मिला है, सबकी बात की है, और सभी वर्गों के, समाज के सभी लोगों ने उनको अपना बहुमत दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसी प्रक्रिया में अगर ये कर रहे हैं तो एक रिस्क ले रहे हैं, और आरक्षण पर विचार करने की उनकी जो मंशा थी, उसी मंशा के तहत ही कार्रवाई हो रही है। ठीक है, शहजाद पुनेवाला जी, जो क्रीमी लेयर की यहाँ पर बात की जा रही है, आपको नहीं लगता है इस पूरे मामले में पुनर्विचार होना चाहिए? जैसे कि एक पहलू यहाँ पर उठा था कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है, वो उसका लाभ लेते रहते हैं। तो उस पर एक पुनर्विचार करने की जो बात की जा रही है, आपको नहीं लगता ये होना चाहिए? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को आरक्षण की जो है बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए। ये क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है उसको हटाने की, इससे कोई बेइत्तेफाकी नहीं करता। पर हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये भाजपा की रणनीति है और ये उनकी पॉलिसी है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, जैसे संघ परिवार की है, तो वो खुले में आकर कहे। हरियाणा में कहते हैं जाटों को कि हम ओबीसी में डालेंगे, गुजरात में पटेल आंदोलन जब चलता है तो वहां पे उनको फुसलाने के लिए कहते हैं कि हम आप पाटीदार को रिजर्वेशन देंगे, फिर वो मुल्क में इस तरीके की नीति उत्तर प्रदेश में लाते हैं। तो इनका स्टैंड है क्या, ये समझना जरूरी है। अगर भाजपा हमें क्लियरली कह दे, पूरे मुल्क को क्लियरली कह दे कि हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता इसका कोई बेनिफिट हो रहा है, इससे जो है मेरिट को नुकसान पहुंच रहा है, और हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन हो जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर भाजपा आपको दिक्कत है कि नहीं, आप ये बताइए। राजनीति करती है। नहीं शहजाद जी, आपको दिक्कत है कि नहीं है इसमें? मुझे दिक्कत ये है कि बिना कुछ तथ्य सामने लाए, जैसे अनिल जी ने कहा है कि आप बता दीजिए कि क्या जो दबे कुचले वर्ग के लिए, जिसके लिए किया गया था, अगर उनको फायदा पहुंचा है और वो वाकई में आगे आ चुके हैं और सभी जातियों की एक समान हमारे इस मुल्क में प्रगति हो रही है और सबको एक्सेस इक्वली मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो मूल लक्ष्य है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी का, उसको खत्म करने का जो प्रयास संघ की विचारधारा के द्वारा किया जा रहा है इस मुल्क में, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये छल कपट है हमारे ओबीसी और दबे कुचले वर्गों के साथ, और इस छल कपट को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात आती है अनिल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है और दबे कुचलों को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक यहाँ पर मंशा की भी बात यहाँ पर उठ रही है। जैसा सुरेश बहादुर जी ने कहा है कि ठीक है, हो सकता है कि इसके पीछे एक अच्छी मंशा है, थोड़ा देखना चाहिए कि ठीक है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। शुरू से ही विरोध करना, क्या आपको लगता है सही? नहीं हिमांशु जी, मंशा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा। अच्छी मंशा कहां से दिख रही है? देखिए, इस डिसीजन से हर साल एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो इसमें इंतजार करने का तो कोई मकसद ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना कि जो 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला था, उसमें 12% तक अभी पहुंच पाए हैं। जब 27% हो जाए आप हटा दीजिएगा, उसके बाद आप ये खुद, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 43 विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक ओबीसी है। अगर प्रोफेसर की बात करूं तो 2371 में से सिर्फ एक ओबीसी प्रोफेसर है, और यही हाल SC ST का भी है। तो आप इस तरह के फैसले लेंगे तो पिछड़ा और अति पिछड़ा अपने आप को ठगा महसूस करेगा। और मैं शहजाद भाई की इस बात से भी सहमत करता हूं कि जब आप चुनाव में जाते हैं, आपने खुले मन से कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि RSS की मानसिकता वहां देखने को मिली। चाहे मोहन भागवत हो, उन्होंने बिहार चुनाव से पहले ही कहा
तो मैं समझता हूं कि इस पे या तो ये अपनी नीति स्पष्ट करें, ये कहें कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। लेकिन विनय सर, लगता नहीं है कि जो लगातार इतनी बैठकें हो रही हैं, योगी सरकार की बैठक हो रही है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रात तक ये बैठक चलती है, तो बैठक में काफी कुछ विचार हुआ होगा, उनके सामने भी सारे आंकड़े आए होंगे और तभी ये विचार करने के बाद ये फैसला लिया होगा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं, अभी सरकार में आए हैं, सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अनिल जी की बात से समझ नहीं पाया कि उन्होंने कहा कि जितने ओबीसी के शिक्षक हैं उनकी संख्या 43 में से एक है, कहीं पर कहीं नहीं है। तो पिछला 5 साल अखिलेश जी का रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले 5 साल मायावती जी का रहा है, उसके पहले लगभग 3.5 साल का फिर मुलायम सिंह जी का था, उसके पहले मायावती जी का था। इन सरकारों ने क्या प्रयास किया ओबीसी एससी को आगे बढ़ाने के लिए? उनके समय मुआंड निकले थे तो इन्होंने क्यों नहीं भर्तियां पूरी कराई? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज हम जर्नलिज्म से एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आकर आपका ट्रेनी रिपोर्टर ज्वाइन करे, उसको सिर्फ आप प्राइवेट सेक्टर में एक रिजर्वेशन लागू कर दें कि प्रमोशन में आरक्षण की मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वो अब आपका एडिटर होगा और आप रिपोर्टर या सीरियल करस्पॉन्डेंट आप वहीं रुक जाएंगे, आपके अंदर क्या हीन भावना नहीं आएगी? आप नौकरी तक की बात समझ में आती थी एक समय में कि कम से कम उनको मौका दें आगे बढ़ने का, लेकिन सर्विस में आने के बाद हम प्रमोशन इसलिए दें क्योंकि पर्टिकुलर जाति के हैं, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। आप टैलेंट पे जाइए, क्योंकि हमने पहले पढ़ने की सुविधा दी तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, हमको नौकरी में आरक्षण इसलिए नहीं देना चाहिए कि पढ़ के लड़का कंपटीशन आए, क्यों हम किसी एक सवर्ण जाति के लड़के का हक मार लें। तो उस पर बात एक निकल कर आई थी कि हमको आर्थिक आधार पर इसका चिंतन करना चाहिए कि बहुत से लड़के ऐसे भी सवर्ण जाति के हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ाई में हम कम से कम ये व्यवस्था दें कि हर आदमी बराबरी के अधिकार से पढ़ सके। फिर था कि कैसे उनको पार्टिसिपेशन दिया जाए, क्योंकि आजादी के बाद से बहुत काफी पीछे छूट गए थे ओबीसी एससी के लोग, तो उनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया। लेकिन अब प्रमोशन में आरक्षण आया तो सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दिया कि आप हटाइए इस व्यवस्था को, प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है आज की भी तारीख में कि चाहे जिस जाति का भी लड़का हो, अगर वो आर्थिक आधार पर कमजोर है, पढ़ने लिखने से वंचित है, तो उसको पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए। और ऐसे भी अब कुरमुत्तों की तरह से प्राइवेट सेक्टर कॉलेज ज्यादा खुल गए हैं, जो लड़के हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था कहना कि सरकारी में लागू है और प्राइवेट में लागू नहीं होगा, ये भी पक्षपातपूर्ण एक्सपेरिमेंट है आपका। लागू करना है तो हर जगह लागू करिए, खुल कर एक्सेप्ट करिए, और नहीं तो एक साथ उसको कैसे करिए, बराबरी का अधिकार पर ही है, मेरा ही मानना है। सबसे पहले अनिल जी से अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विनय जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर इसी तरह की मंशा थी कि अगर हीन भावना महसूस करते हैं लोग, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि चुनाव से पहले क्यों नहीं इन्होंने स्पष्ट कर दी अपनी भूमिका? तो उससे पहले जब इन्होंने कई बार खुद कहा कि नहीं, हम आरएसएस के इस बयान का नहीं समर्थन करते हैं, पर सच यह है कि आप चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, चाहे आरएसएस को देख लीजिए, कुछ एक दो जाति विशेष के लोग उसमें हैं, और ये वही कोशिश हो रही है कि दोबारा जो जैसे तैसे लोग, जो पिछड़े और अति पिछड़े लोग उठ पाए, उन्हें वापस उसी जगह पहुंचाने की जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, हमारी मेन दिक्कत यही है कि पहले तो इन्होंने कमंडल की पॉलिटिक्स करके ये 325 का वोट लिया है। ये आप ध्यान में रखिए कि किस तरीके से उन्होंने क्या एजेंडा अपनाया लोगों को एक करने का। और तब अगर ये एजेंडा क्लियर कर देते कि भैया हमारे इस एजेंडे में आरक्षण को खत्म करना भी शामिल है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती। पर जो ये लोग अब दूसरा चेहरा अपना रहे सत्ता में आने के बाद, और जो बात राय साहब ने की, किसी ने भी इनकार नहीं किया है कि अगर कोई सवर्ण जाति का गरीब इंसान हो, उसको आरक्षण मिले या उसको कोई व्यवस्था में कोई नौकरी मिले या कुछ मिले, उसके कोई खिलाफ नहीं है। उल्टा हम ये मांग करते हैं कि ज्यादा संस्थानें खोलो, ताकि जो अगड़ी जाति के जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, और उतना ही मौका मिलना चाहिए जितने की ओबीसी और एससी को। ठीक है, चंद्रभूषण का हक खत्म करना, ये बात मैं तो इस बात से मानता हूँ कि मैक्सिमम जगह मुझे दिखाई था कि आप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ाई के नाम पर, और मैक्सिमम जगहों पे आप इंटरोगेशन तक लगभग आप कहिए तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसकी फीस नामात्र की है। आप फ्री एजुकेशन करिए ना ग्रेजुएशन तक, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है। आप फ्री एजुकेशन करिए, और बराबरी का एजुकेशन अगर आप सबको देंगे तो एक अपने आप में एक व्यवस्था बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। चंद्रभूषण जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया था कि खुलकर आएंगे कि नहीं आएंगे, चंद्रभूषण जी जो सवाल यहाँ पर उठाया था, आप खुलकर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आपने प्राइवेट में किया है, आप सरकारी में भी करिए, मतलब मन में है भी, संकोच भी है, ये स्थिति कौन सी है? नहीं, देखिए सच्चाई है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि अभी जो पॉलिसी चल रही है वो यथावत चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारी कोशिश है कि रिजर्वेशन हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति का हथियार नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज का हर वंचित तबका सशक्त हो, मजबूत हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती बाड़ी से लेकर के हर जगह सुविधाएं मिले, ताकि समाज की मुख्य धारा में आ सके। हम सही संदर्भों में समाज के सभी लोगों को सशक्त करना चाहते हैं, और विशेष रूप से हमारा फोकस
पेरीफेरी पे खड़े लोगों का है, अंतज लोगों का है, वंचित लोगों का है। तो देखिए हमारी कोशिश है सही संदर्भों में आर्थिक आजादी आए और ये आरक्षण की जो राजनीति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी जब समाज में हर आदमी रोजगार प्राप्त कर लेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच होगी, गुणवत्तायुक्त स्कूलों तक उसकी पहुंच होगी, उसके पास एक क्वालिटी लाइफ होगी। हमारा एक चीज बताओ, शिक्षा की यहाँ बात हो रही है, भूषा से ऊपर उठ के एक तरह एक रूल सुन लेते हैं। शिक्षा को लेकर के बेसिक रूल बनाया सरकारों ने कि टीचर के अनुपात में ही आप उसमें दाखिला लेंगे बच्चों का। और मैं एक कॉलेज का जिक्र करना चाहूंगा, इन्हीं के बीजेपी के विधायक इटवा जीते हैं, सतीश चंद्र द्विवेदी, अकेले शिक्षक थे इकोनॉमिक्स के, अब वो संयोग से विधायक बन गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब उस सब्जेक्ट का क्या होगा, क्योंकि आपने भर्तियां तो की नहीं और शिक्षक आपका चला गया, अकेला शिक्षक था इकोनॉमिक्स का। अब वहां के बच्चे तो ऐसे खत्म, क्योंकि रूल है कि एक टीचर पे 60 बच्चे मिलेंगे। अब 60 बच्चों का जो एडमिशन हुआ उनको पढ़ाएगा कौन, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर है, वो 40,000 प्लस का है। मैनेजमेंट कोटे से 3,000 आप फिक्स करते हैं, मैनेजमेंट भर्ती कर नहीं सकता। 5 सालों में उच्च शिक्षा में कोई भर्ती हो ही नहीं पाई। तो अगर आप पॉलिसी लेकर नहीं आ पाए, ज्यादातर डिग्री कॉलेजों का उत्तर प्रदेश का हाल ये है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि जहां पे शिक्षकों का अभाव है। पहले जिस डिपार्टमेंट में 8-8, 9-9 शिक्षक होते थे, आज की तारीख में 2-3 बचे हुए हैं, रिटायर होते की जगह खाली होती गई, आपने भर्तियां नहीं की। तो आखिरकार जब शिक्षक नहीं, वो पढ़ाएगा क्या? तो पहले इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी कहिए विनय जी। इसमें मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि जो भी रिक्तियां जिन भी विभागों में है, हम सारी सूचनाएं संकलित करा लेंगे और पुरानी जो अव्यवस्था है उसको भी हम देख रहे हैं। बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, बड़ी लूट हुई है, भर्ती संस्थाओं में जो लोग भर्ती हुए वो लोग दबदागी लोग हैं, गड़बड़ लोग हैं। अरे रहने तो सही तरीके से अनिल यादव जी, जो सवाल यहाँ पर निकल के सामने आया है, और हम सारी भर्तियां पूरी करेंगे। अनिल जी, जो सवाल यहाँ पे निकल के सामने आया है कि छात्रों के सामने शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी रही है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है और भर्तियां यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई। ये भी एक बहुत बड़ा लूपहोल यहाँ पर साबित हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्तर है शिक्षा का, वो काफी कम हुआ है। तो इसमें आप नहीं मानते कि पिछली सरकार से यहाँ पर जी मैं जवाब दे दूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो भाजपा के साथी हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, लाइफ स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। ये बात सच है कि ये लोग बात बहुत अच्छी बनाते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन पे आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। मैं फिर संसद पे ही जाना चाहूंगा। इनके मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो बड़ा है, पिछले अगर सालों से कंपेयर किया जाए तो नॉर्मल का 5% है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि पिछड़ा और अति पिछड़े का 5.2% के हिसाब से बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में आने से पहले कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ के रोजगार दूंगा नौजवानों के लिए। पिछले साल 2015 से 16 अरे आप अपने 5 साल का बताओ भाई। अरे भैया क्यों आपने क्या किया? आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में रोजगारों की हमने संकलित क्या हुआ? प्राइवेट धंधे से लूट लिया लोगों। चलिए ठीक है, एक एक करके नहीं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, जनता नहीं सुन पाएगी। चंद्रभूषण जी 1 मिनट, चंद्रभूषण जी 1 मिनट, चंद्रभूषण जी रुकिए जरा। उत्तर प्रदेश के लोगों उत्तर राज्य की बात है तो क्या उत्तर प्रदेश कैसे जनता ने 73 रोजगार दिया? एक चंद्रभूषण जी सुन लेते हैं ना, सुन तो लीजिए। हाँ, आप जितने आप केंद्र में रह के दे पाए ना, उससे हमने ज्यादा दिए हैं। अगर मैं बताऊं IT आपसे हमने 75,000 दिया, एक भर्ती नहीं कर पाए। सुन तो लो भैया, सुन तो लो। पुलिस की 36,000 भर्तियां हमने की, BTC की 1,22,000 के आसपास, जिसमें की उर्दू के टीचर भी इंक्लूडेड है, वो हमने की। ये क्या बात कर रहे हैं? उपलब्धियां बताने का ठीक है, उपलब्धियां बताने का वक्त यहाँ पर निकल गया। लेकिन सुरेश बहादुर जी एक नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2015 से 16 में 1,36,000 भर्ती कर पाए, जो कि पिछले 15 सालों का सबसे कम है। सुरेश बहादुर जी, लूट की और क्या ये माना जाए आरक्षण एक गेम की तरह हो गई है, जो राजनीतिक दल एक दूसरे के पाले में डालते रहते हैं, अपने अपने जो देखते हैं कि हाँ कहां पर जरूरत है, किस पाले में डालनी है, बस यही सब किया जाता है, राजनीतिक रोटियां सेकी, उसके बाद काम खत्म। देखिए हिमांशु जी, जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण को हम लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने एक मुद्दा इसलिए बना और राजनीति से इससे जोड़ दिया गया है, इसलिए किसी ने आरक्षण को छूने की किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं दिखाई। आज हिम्मत तब आई है या भाजपा ने उस दिशा में कदम जब बढ़ाया जब उसे लगा है कि उत्तर प्रदेश में उसे एक प्रचंड बहुमत मिला है और उसे सारे समाज के लोगों ने, जाति धर्म से आगे बढ़कर के लोगों ने उसको वोट दिया है। एक बात अभी साजाद पुणेवाला जी कह रहे थे कि इन्होंने कमंडल की राजनीति की। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये कमंडल की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और जग जाहिर है कमंडल की राजनीति करते हैं,
लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो ओवरडोज आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को दिया। हर मीटिंग में ये कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ तो मैं मोदी को हरा दूंगा, आपने कहा आप आ जाओ तो हरा दूंगा। उसी का परिणाम है कि बिना कुछ कहे ही बहुसंख्यक समाज जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया और बहुसंख्यक समाज ने अब की सारी सीमाएं तोड़ दी। जहां ये माना जाता था कि चाहे यादव वर्ग हो, ये समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक फला की पार्टी है, लेकिन उन्होंने सारी चीजें, सारी सीमाएं तोड़ करके उन्होंने अब की बार पहली बार राजनीतिक दलों को यह समझा दिया कि कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष या कोई संप्रदाय का एक ही व्यक्ति वो समाज का निर्णायक नहीं हो सकता है और यहाँ की प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, उसी का जहां तक आरक्षण की बात है, आरएसएस ने बार बार ये स्थिति अपने आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट की है। हाँ, ये सच बात है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के दौरान अपनी बात पर काबिज नहीं हो पाए और उसको क्लियर नहीं कर सके, लेकिन संघ ने हमेशा इस स्थिति को स्पष्ट किया है और आरक्षण पर अपनी राय हमेशा जाहिर की है और उन्होंने उस पर पुनर्विचार करने की बात की है। कई अवसरों पर संघ ने कहा है कि आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए और उसी संघ के चाहे निर्देशों पर चलते हुए, चाहे उनको आदेशों पर पालते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कदम उठाया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, विनय जी की बात से हो सकता है एक टेस्ट ड्राइव हो सकता हो, ये टेस्ट करने का तरीका हो सकता हो, किसका कितना विरोध होगा या इसको कितनी सहमति मिलेगी, उसी के आधार पर इस पे आगे निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ चर्चा हमेशा आरएसएस के इस पोजीशन से अपने आप को दूर करती रही है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुल्क के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जाके शमशान कब्रिस्तान की बात की, अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो और फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री ने जाके ये बात छेड़ी कि कितनी बिजली किसको कितने दिन पे मिलती है। तो मुझे लगता है कि किसने शुरुआत की इस तरीके की पॉलिटिक्स की, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, निष्पक्षता खोनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर यहाँ पर हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब मायावती जी का प्रवक्ता नहीं हूं ना, पर मैं मायावती जी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ठीक है सर, मायावती जी का नहीं बोल सकता, वो उनकी गलती हो सकती है। बिल्कुल सर, काशमी साहब भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। काशमी साहब, स्वागत है आपका। बात यहाँ पर यही की जा रही है कि योगी सरकार ने प्राइवेट मेडिकल उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए यहाँ पर जो आरक्षण खत्म किया है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आरक्षण पर विचार होना चाहिए और जो फैसला लिया गया है ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इसकी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, रिजल्ट आता है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आदमी का चेहरा कुछ होता है और उसके दिल में कुछ होता है, बातें कुछ करते हैं। ये तो हमको लगता है कि उनका एक हिडन एजेंडा था जो कभी कभी आरएसएस की जबान से जो है बाहर आ जाया करता था और आज प्रैक्टिकल उसको करने जा रहे हैं। अगर ऐसी बात रही तो यकीनन ये इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, जो कि एक पिछड़ा वर्ग जो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन ही की वजह से आज ऊपर बढ़ रहा है। दलितों की जो हालत थी वो किसी हद तक सुधरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन अगर उसी OBC रिजर्वेशन को या SC ST रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इस मुल्क में क्या रहेगा? अब सिवाय ब्राह्मणवाद के और मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं रहेगा। और उसी वो RSS उसी नज़रिए पर जो है वो चल रहे हैं। और कभी कभी बीच में जो मोहन भागवत साहब का जो बयान आया था, वही बयान कभी कभी दिल में वो बात होती है, वो जबान पे आ जाती है, तो वही जबान पर आ गई थी जिसकी वजह से उनको बिहार में वो खमियाजा भुगतना पड़ा था। गर्चे इन्होंने जो है यूपी में ये बातें नहीं कही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हिडन एजेंडा था और खुफिया एजेंडा था और उसी को आज जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा करते तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरा इनकलाब होगा। जिस तरीके से मंडल कमीशन को लेकर के उस जमाने में एक मूवमेंट चली थी, फिर दूसरी मूवमेंट चलाने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रभूषण जी, कई फैसलों की आपकी यहाँ पर तारीफ की गई या फिर कई फैसले ऐसे थे जिन पर यहाँ पर बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन इस फैसले का विरोध काफी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी तो यहाँ पर हैं ही, साथ में छात्र भी हैं और अब कई लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन तमाम आवाजों पर, उन तमाम सवालों पर जवाब कैसे देंगे, कैसे मनाएंगे उन्हें? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले भी स्पष्ट किया, पुनः स्पष्ट कर रहा हूं कि रिजर्वेशन को लेकर के हमारा नीतिगत कोई बदलाव अभी आज की डेट में नहीं हुआ है। जो नीतियां चल रही थी वो यथावत है। प्रशासनिक दृष्टि से कुछ आदेश, कार्यादेश, शासनादेश सुविधाजनक तरीके से कुछ आते जाते रहते हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पे कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। और ये सुविधा जनता की सुविधा, अगड़ों की सुविधा, जनता की सुविधा नहीं, अगड़ों की सुविधा। इसमें तो पिछड़ा इसमें देखिए हम लोग बहुत क्लियर है कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? जनहित में चीजें हमें मानते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूलों में अमूमन एडमिशन कराने नहीं जाते,
क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जो फी स्ट्रक्चर है, कैपिटेशन फी और तमाम चीजें, और जो उसको लेकर भी तमाम मुद्दा है, उसे आपने वापस घर और हमारा सारा वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ता है। सरकारी स्कूलों को हम लोग नहीं छू रहे हैं। सरकारी स्कूलें आज भी उनके लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के अड्डे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको हम उसी तरह संरक्षित कर रहे हैं जैसे पहले वो संरक्षित थे, उसमें कोई शिफ्ट हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा विमर्श की, बहुत ज्यादा ये आप कैसे कह देंगे कि दूसरे वर्ग या ओबीसी, एससी, एसटी के वर्ग प्राइवेट में नहीं जाते हैं? ये आप कैसे कह देंगे? कौन सा आंकड़ा आपके पास है कि वो लोग प्राइवेट कॉलेजों में नहीं जाते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लाना ही था तो इलेक्शन से पहले आपने इसको अपने एजेंडे में क्यों नहीं शामिल किया? अपने मैनिफेस्टो में आपने इसको क्यों नहीं शामिल किया इसको, अगर आपको ये लाना था तो? आपको ट्रेंड देखना होगा। देखिए हम मैनिफेस्टो के हिसाब से चल रहे हैं, मैनिफेस्टो में है ये आपके, कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज ट्रेंड ये है, रिजर्वेशन पॉलिसी हम बदल ही नहीं रहे हैं। एक मिनट आप सुन लीजिए, आज ट्रेंड ये है कि चाहे हेल्थ केयर हो या चाहे एजुकेशन हो, हमारी सरकारी संस्थानें बंद होती जा रही है और सारा निजीकरण हो रहा है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। सरकारें खुद, मोदी जी की सरकार जो है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे कम पैसा खर्च कर दिया है, हेल्थ में कम कर रहे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि निजी हाथों में जाओ और वहां पे स्कूलिंग पाओ, वहां पे हेल्थ पाओ। तो सारे ही जब तंजीमें निजी क्षेत्र में आ जाएंगी तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? इनके आरक्षण का कोई मतलब, आपकी बात सही है, रिजर्वेशन आप सरकारी उसमें इदारों में नहीं खत्म कर रहे, पर सब निजी बचे होंगे तो कहां जाएंगे ये लोग? दूसरी बात हम आपसे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, आप स्पष्ट कर दीजिए कि क्या आप आरएसएस की रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ है या आप उसको गलत मानते हैं। ये आज हमें बयान देकर स्पष्ट कर दीजिए कि ये आप आरएसएस की पॉलिसी को सही मानते हैं या नहीं मानते। चलिए ठीक है, एक जवाब पूनावाला जी। नहीं देखिए, पूनावाला जी, भारतीय संविधान में रिजर्वेशन की चर्चा है तो आरएसएस गलत है ना? बोलिए ना, बोलिए, छाती ठोक के कहिए आरएसएस गलत है। नहीं, आपका क्लियर कट स्टैंड की बात यहाँ पर की जा रही है। आरएसएस को गलत बोल दीजिए ना। एक मिनट जी, आपको लोग लगता है कि सरकार इस मंशा के तक अभी पहुंच नहीं पाए। मैं भी सोच रहा था बैठे बैठे कि एक मिनट अभी तक जो चर्चा हो रही थी, हम उसकी समीक्षा की बात कर रहे थे। चंद्रभूषण जी, एक मिनट, चंद्रभूषण जी सुनिए, चंद्रभूषण जी, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, एक बात कर, चर्चा ही नहीं हुई। अभी बैठे बैठे जो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आप याद करिए, जब प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी तो पहले एक स्वर विरोध का उठाया गया, फिर वो मामला कोर्ट में लाया गया, फिर कोर्ट से एक ऑर्डर पास हो गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं चल सकता, खत्म। आप याद करिए 3 तलाक का मसला, 3 तलाक को एक भाषण के माध्यम से पहले इसको रेफरेंडम मोड में लाया गया और फिर करते करते स्थिति ऐसी आ गई, सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के पास पहुंच गया मामला। अब वो डिसाइड करने जा रहे हैं कि 3 तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आज ये परिस्थितियां लागू की गई हैं, आरक्षण जब लाया गया था मंडल कमीशन, उस दिन याद करिए, किसी दिल्ली से लेकर के बिहार के इलाकों तक बच्चे जो थे अपर कास्ट के, उन्होंने शरीर पर अपने डीजल छिड़कर, मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा लिया। विरोध उस समय भी हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कहना कि जैसे टकराव की नौबत आएगी, ये मामला कोर्ट को जाएगा, फिर कोर्ट इसे समीक्षा के नाम पर अपने आप एक फैसला दे देगा। ये शुद्ध रूप से एक रेफरेंडम की तैयारी है कि कहीं न कहीं एक ऐसा चीज उछालो समाज के अंदर जिस पर एक रेफरेंडम शुरू हो जाए। दोनों तरफ से जो चीज दबी हुई थी उसको आज खोलने की कोशिश की गई है एक छोटे से फैसले के माध्यम से। पर ये कोर्ट में तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा ना, तो ये बताएं हमें क्या स्टैंड है उनका, और आरएसएस के स्टैंड से इत्तेफाक रखते कि नहीं वो भी बता दे। कोर्ट में तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे ट्रिपल तलाक पे बताया, तो बताइए आपका स्टैंड आरएसएस के साथ है। चंद्रभूषण जी, ये एक ऐसा मसला है जो बेहद गंभीर है और जिस पर काफी कुछ बहस हुई है, काफी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन एक स्टैंड क्लियर करने की जो बात यहाँ पर चल रही है उस पर एक मैं मानता हूँ आरएसएस को भूत बता रहे हैं। एक मिनट, भारत के संविधान को सस्पेंड होने का लेटर, सुन लेते हैं चंद्रभूषण जी, अपनी बात रखिए। दोस्त है इसलिए मैं हिमांशु जी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, भारत के संविधान के साथ मैं खड़ा हूँ। भारत के संविधान में जो आज स्थिति है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। आरएसएस कब करेगी? नहीं करने जा रहे हैं। आरएसएस से इतनी घबराहट जो पूनावाला को है, तो वो अपना वो इलाज कराए, मुझे कोई समस्या नहीं है। भारत के मूल निवासियों को आरएसएस से बहुत दिक्कत है, यहाँ के मूल निवासियों को है। आपको बताना चाहिए आरएसएस के लोगों को संविधान के साथ आप जैसे कोशिश कर रहे हो, खड़े रहने की कोशिश कर रहे हो। आरएसएस के लोग 18 करोड़ ठीक है ना, जो संविधान में आरक्षण नीति लिखी है उसको पलटने की कोशिश ना करे। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मनुस्मृति से बदलने की कोशिश ना करे, गोलवालकर जी की किताबों को जलाने की कोशिश करे, ताकि वो मनुस्मृति की जो बातें करते हो खत्म हो जाए। ठीक है विनय सर, ये क्या कांटो भरा ताज यहाँ पर कहा जा सकता है, कांटो भरा रास्ता कहा जा सकता है यूपी सरकार, केंद्र सरकार के लिए कि इस पर ना फैसला लिया
किया जा रहा, ना डिसीजन किया जा रहा। इस बात से किसी को इनकार नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 325 विधायक जीत कर आए हैं, या भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से लोकसभा में आई है, तो संघ की विचारधारा से आई है। हाँ। उसके पास मेजॉरिटी है, और जिन लोगों ने भी उसे वोट दिया है उन्हें पता है कि बीजेपी और संघ का अंतर क्या है। बीजेपी के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि संघ के किसी भी प्रचारक और किसी वरिष्ठ की बात को काट सके। अनुसांगिक संगठन है, नो डाउट, आप सांस्कृतिक संगठन के नाम पर उसकी बात करते हैं, और एक तरीके से बीजेपी उसकी एक पॉलिटिकल विंग कही जाती है, विद्यार्थी परिषद छात्रों की विंग कही जाती है। लेकिन जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उन्हें पता है कि बीजेपी और संघ क्या है। तो ये कहना कि इसका विरोधाभास है, राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मेरा बार बार इस मत पर कहना है कि अभी ये शुरुआत हुई है एक छोटे से फैसले से। क्योंकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे तो कोई भी एक छात्रों का संगठन जाएगा और कहेगा अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने खत्म कर दिया तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं, फिर उसकी समीक्षा शुरू हो जाएगी, और ये बात उठकर दूर तक जानी है। और सिर्फ इसी में नहीं आएगी, फिर ये नौकरियों में भी जाएगी कि अगर आप पढ़ने की किसी को सुविधा दे रहे हैं तो आखिरकार कब तक आप नौकरियों में आरक्षण देंगे। किसी को आप सुविधा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा हक क्यों मार रहे हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं अगर सवर्ण जात से आता हूं, मुझे अगर 60 नंबर मिलते हैं तो मैं वंचित रहता हूं नौकरी से, कोई 30 नंबर पाने वाला नौकरी कैसे पा सकता है। ये मेरा मूल अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार क्यों खत्म किया जा रहा है, इस पर भी समीक्षा शुरू हो जाएगी, जो मुझे लगता है। सुरेश बहादुर जी, आपको भी ऐसे ही लगता है कि बीजेपी यहां पर अभी खुल के खेलना नहीं चाह रही है, लेकिन जब वक्त आएगा तब खुल के भी खेला जाएगा इसमें, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में? देखिए हिमांशु जी, ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में आरएसएस को, सच बात है कि इग्नोर करने की क्षमता नहीं है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सफलता में आरएसएस का बड़ा योगदान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब बिहार के चुनाव के पहले भी, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भी आरएसएस ने खुल करके आरक्षण की वकालत की थी और कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए था। हम लोग थोड़ा इसमें संतुष्ट हो गए थे जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, तो विपक्षी दल ने यह मुद्दा बना दिया कि वहां चूंकि आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। तो आप फिर वही चीज यहाँ उत्तर प्रदेश में एजेंडे से चलाएंगे या बीजेपी के एजेंडे? जर्नलिस्ट हैं वो जी, भाई वो चला ही रहे। देखिए आरएसएस के एजेंडा पर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है और चलेगी भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले स्वीकार न करें सार्वजनिक रूप से, लेकिन वो आरएसएस के एजेंडे पर ही चलेगी और आरएसएस के एजेंडे पर ही काम कर रही है। और ये जो प्रयास है उसी आरएसएस एजेंडा का एक अंग है, उसी के तहत किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि इनमें खुलकर खेलने का अभी साहस ना हो, अभी हो सकता है खुलकर खेलने का साहस ना हो, लेकिन एजेंडा तो वही है, लागू वही किया जा रहा है। इसमें इससे कहीं कोई डिनाई नहीं करना चाहिए। चंद्रभूषण जी, खुलकर स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? देखिए हिमांशु जी, बहुत मैं स्पष्ट कर दूं कि हम हमेशा राष्ट्रहित में फैसले करते हैं, हम जनहित में फैसले करते हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करते हैं, हम वंचित पीड़ित परेशान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमारी सरकार की पूरी अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य को मजबूत करने की है। हमारी सरकार की पूरी अवधारणा गरीबों को समाज की मुख्य धारा में लाने की है। हमारी सरकार की पूरी अवधारणा गरीबों का सशक्तिकरण, रिजर्वेशन खत्म करना, हम आर्थिक आजादी को फोकस करके काम कर रहे हैं। तो देखिए हम बहुत स्पष्ट है ये रिजर्वेशन। और अगर सभी के मन में चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाई हो या फिर कोई और, सभी के मन में ये चल रहा है कि आपने आरक्षण के अंत का आगाज कर दिया है और एक एक कदम आप इसके अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अब स्पेकुलेशन तो हिमांशु जी नहीं किया जाएगा। आज की डेट में हम संविधान के साथ खड़े हैं, कल क्या होगा फिर हम लोग मिलेंगे, कल बात होगी। आज की डेट में भारत के संविधान में आरक्षण की धाराएं सुरक्षित हैं, यथावत हैं और वही कार्य रूप में बदलेंगी। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो और हर कोई प्रेजेंट में बात करता है। ये बहुत अच्छा समीक्षा अभी इन्होंने किया था कि जैसे किसी भी चीज को हाईलाइट करना हो या खत्म करना हो तो एक इनिशियल स्टेप में इस तरह का डिसीजन लिया जाता है। जैसे तलाक के इशू को आपने कोर्ट तक पहुंचा दिया, शुरू में किसी एक महिला को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करके डिबेट बना करके, उसी तरीके से आप इसको भी जो ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अब इसके बाद डिबेट होगी, बहस होगी, कुछ लोग सड़कों पर आएंगे और फिर मामला कोर्ट तक जाएगा और आप लोगों को एक बहाना मिलेगा इस पर समीक्षा करने का और खत्म करने का। यही तो रास्ता ही तलाश कर रहे हैं आप लोग रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, और यही आरएसएस का हिडन एजेंडा रहा है। आरएसएस का तो खुला एजेंडा है और आप बीजेपी वालों का हिडन एजेंडा रहा है। ये क्या ये गलत है? ये चंद्रभूषण जी नहीं, आप ये बताइए, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होना कोई बुरा है? सभी के पास घर हो जाए कोई बुराई है?
सबको गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो जाए, कमजोर तबका के लिए अगर रिजर्वेशन है तो उसमें आपको क्यों आपत्ति हो रही है? धर्म जाति के आधार पर आपको क्यों आपत्ति हो रही है? कोई बुराई है? ये बता इस पर काम कर रहे हैं। ये बता दीजिए क्या काम किया है? हम तो इस पर काम पिछले 20-25 सालों में अगर कोई पिछड़े वर्ग आगे है रिजर्वेशन, हमारी एम्बुलेंस, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का नाम बदल के आपने कहा कि फ्री एम्बुलेंस सेवा है। क्या पहले चार्ज लिया जाता था क्या समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का, जो 102 108 चल रही थी? यही बता दीजिए। बेकार की बात कर रहे हैं आप। एक चीज नहीं बता सकते आप क्या जनहित में आपने एक नया फैसला लिया है। लेकिन जो लंबी सी बहस यहाँ पर हमेशा से चलती रही है विनय सर, क्या ये जनहित में माना जाए? आरक्षण पर फैसला जो चल रहा है, ठीक है, शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, इसका अंत क्या होगा ये भी अभी बीजेपी नहीं कह पा रही है। आगे जाके क्या किया जाएगा वो भविष्य में चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा। ये भी बीजेपी की तरफ से निकल के आ रहा है। लेकिन जनहित, अभी पांडे जी ने कहा कि अगर सड़क बनेगी सभी चलेंगे, एम्बुलेंस अगर चलेगी सभी चलेंगे, इसका मतलब अगला गोल और समझ लीजिए। जो माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम पर कई संस्थाओं की तरह का विशेष दर्जा है, तो कहेंगे भाई सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक बराबर उसको एजुकेशन का स्ट्रक्चर खत्म कर दीजिए, सबको इस एजुकेशन के नाम पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आगे देखिए अभी क्या क्या और होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ उस विचारधारा से चल रही है जो संघ बार बार स्पष्ट करता रहा है कि हम उन, जैसे कुछ लोग कहते हैं मनुवादी मानसिकता, और मैं कहता हूं एक लार्जर स्केल में उनका एक मानना रहा है कि हमें थोड़ा सा उस बंधन को तोड़ना होगा जिसमें आरक्षण की बात, हमको हिंदू मुस्लिम का जो एक पुराना उनका ढर्रा रहा है कि हम सबको एक मंडल के नाम पर कोई अगर एक किया था तो हमने कमंडल पे उसको दोबारा रिवर्स करके अपने कोर्ट कर लिया। लेकिन हम लार्जर स्केल में काम करेंगे और जो व्यवस्था 60 साल से चल रही है उसमें कैसे पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप अपने हक में मोड़े। और जो लोगों के मन में डर बनेगा इन तमाम बातों से, जैसा अभी सुन रहे हैं, अभी जिस पर चर्चा हो रही है, कई लोगों के मन में डर है कि व्यवस्था यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आने वाला हमारा भविष्य कैसा रहेगा, तो इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए यहाँ पर सरकार को? ये डिबेट तो शुरू होगी ना। जैसे कोई कह रहा है कि अगर आरक्षण आप खत्म करेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उसी पैरेलल दूसरा गुट खड़ा होगा, कभी तक आरक्षण था हमारा तो भविष्य चौपट हो गया तो मेरा क्या हुआ। ये डिबेट होना है। जो बात निकल के सामने आ रही है, अभी आज पहला दिन है, आप देखते जाइए, इसकी समीक्षा होगी, खुले मन से समीक्षा होगी, सड़कों पर इस पर आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बनने वाला है और मामला अंततः कोर्ट में जाने वाला है, ये तो तय है। शहजाद जी, आरएसएस कहती है कि हम राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संस्था है। इतने सालों में, इतने साल हो गए 1925 से लेकर आज तक, उनका एक भी दलित सरसंघचालक नहीं बना है, जबकि इनके ये कहते हैं कि हम जातिवाद में नहीं विश्वास रखते, हम सिर्फ आर्थिक आधारों पे चाहते। तो आज तक आरएसएस एक दलित को अपना सरसंघचालक नहीं बनाई है। इन लोगों के दिल में क्या पिछड़े समाज के और जो दबे कुचले समाज के हित हो सकते हैं? जो एक अपनी खुद की तंजीम है, जिसको कहते हैं हिंदुओं की तंजीम है, ये सांस्कृतिक तंजीम है, वहां पे तो दलितों को मौका भी नहीं देते। और यही चीज उन्होंने ओबीसी के साथ की। मौर्य का चेहरा पूरे मुल्क, पूरे उत्तर प्रदेश में भुनाया, और जब ऐन वक्त आया तो किसको बिठाया है गद्दी पर? जिसके नाम पे एक वोट नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ के नाम पे एक वोट नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश में। पता होता तो उत्तर प्रदेश के लोग कतई वोट नहीं करते इनके लिए। आज तो ऊपर से ऑर्डर आ गया कि इनको बिठा दो। तो यही छलावा, लोगों के मन में ये बात तो साफ थी कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो आरएसएस उनके साथ ये देखे, इन्होंने पटेलों को ठगा गुजरात में, इन्होंने जाटों को ठगा हरियाणा में, मराठाओं को ठगा महाराष्ट्र में, अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित समाज को ठग रहे हैं। मुल्क भर में ये पीड़ित जो दबे कुचले और शोषित वर्ग है उनको ठगते हैं और ये कमंडल की पॉलिटिक्स करते हैं और एक जाति और एक समाज के खिलाफ नफरत पैदा करके वोट लेते हैं। ये आज खुले में आ गए हैं। मुझे सिर्फ उम्मीद इतनी है कि ये आरएसएस के एजेंडा को अपना ले शो पे, तो ताकि आसानी हो जाए मुल्क को इनका असली चेहरा देखने में। देखिए, मुझे एक बात इसमें करेक्शन कर दूं पुनावाला साहब आपके शब्द में, कि आपने एक तरफ कहा कि कमंडल की राजनीति करते हैं, तो इस मामले में किसी को ऐतराज नहीं हुआ। 40 जो स्टार कैंपेनर की सूची थी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम था और हमें लगता है कि पूरे 403 जो विधानसभाएं थी, उस हर विधानसभा से अगर सबसे ज्यादा डिमांड आई कि हमारे लिए स्टार कैंपेनर चाहिए, तो मोदी के बाद पहला स्टेट के नाम में उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम था। योगी आदित्यनाथ का नाम कभी भी मुख्यमंत्री के रेस में था? नहीं, वो तो किसी का, देखिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को एक कम से कम अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने घोषित किया था कि ये बनेंगे। आप भी अचानक हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं था। हरियाणा में भी नहीं था वो। अरे सभी को पता है, जब मेजोरिटी मिली है उस समय सबसे आगे नाम तो मनोज सिन्हा का चल रहा था। ये कहा गया कि नागपुर से एक फरमान आया जिसके चलते नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को आगे करना पड़ा।
मसला ये नहीं कौन बना सीएम, मसला ये है कि उनके स्टार कैंपेनर में थे और एक ताकत रखते 5 बार के ये चीज कल्याण सिंह के साथ भी उन्होंने की। सर आप मुझसे ज्यादा राजनीति जानते हो, कल्याण सिंह को कैसे उन्होंने सत्ता पाने के बाद बाहर का रास्ता दिखा, उनको कैसे तरीके से खत्म कर दिया, ये आपके सामने। ये हमेशा ऐसे करते हैं, ये ओबीसी जो इनके नेता है इनको खत्म करने का काम भाजपा ने हमेशा किया सत्ता पाने के बाद। ये आप जानते हो। मध्य प्रदेश में भी सवाल उठे कि जब आपने उमा भारती किनारे किया और फिर बाबूलाल गौर को लाया, बाद में अपने शिवराज सिंह चौहान को लाया, तब भी कंट्रोवर्सी उठी थी कि आखिरकार आप ओबीसी विरोधी क्यों हैं, और किसी और ने नहीं, कल्याण सिंह ने। जब कल्याण सिंह बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने खुद बयान देकर किसकी आलोचना की थी कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। ये उस समय में जब आदमी देखता है, किसी को एनालाइज करता है। लेकिन मैं इस समय राजनीतिक पछड़े उस विवाद में पढ़ने के बजाय जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये बात तो तय होनी होगी कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या, सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि अगर आज कोई प्राइवेट सेक्टर से आप खत्म कर रहे हैं तो आप क्यों प्राइवेट सेक्टर पे अगर पहले लागू किया गया था उसके पीछे सरकार कोई मंशा रही होगी, आप स्पष्ट करें क्यों खत्म करना चाहते हैं, और अगर आप प्राइवेट पे खत्म करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे कब खत्म करने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। मंशा तो छात्रों के लिए बराबर का होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो शुरुआत यहाँ पर फाइनल कमेंट से मैं करूंगा, लेकिन पूनेवाला जी मैं आपसे, जिस तरह से मुद्दा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और ऐसा हो सकता है आगे भी ये कैची और भी कई जगहों पर चले, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा ऐसे में? सड़क से लेकर संसद तक हम भाजपा के दलित विरोधी और पिछड़े वर्ग विरोधी जो चेहरे को उजागर करेंगे, और आरएसएस की जो ये रणनीति और ये जो नीति है इसको मुल्क में लागू होने ही नहीं देंगे, कतई होने नहीं देंगे। आंदोलन आ जाएगा अगर इन्होंने ये कोशिश की। कासिम साहब, देखिए, मुझे हैरत होती है कि सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म या राष्ट्रवादी के आलमबरदार ये लोग कहलाते हैं, आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग, लेकिन इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों मनुवादी वाली है कि बिल्कुल जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए अगर कोई रास्ता खुला हुआ है तो वो रास्ता को बंद कर दिया जाए, और उसके लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये शुरुआत है एक, जैसा कि उन्होंने शहजाद जी ने कहा कि हर स्टेट में ओबीसी जो इनके लीडर होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि बीजेपी में या आरएसएस में कभी भी ये बड़ा चेहरा जो है सामने नहीं आया, या जो भी जो है आप देख लीजिए कि ऊपर कास्ट के लोग होंगे वो बिल्कुल वही लोग, उन लोग हावी होते हैं। दलित तबके जो होते हैं उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या कभी महिला को आगे नहीं बढ़ने देते हैं ये लोग। आरएसएस में आज तक कोई महिला भी जो है इंचार्ज नहीं बनी, या किसी को आगे, ये इसी तरीके से बीजेपी में आज नहीं किसी को बढ़ने देते हैं। तो ये एक मानसिकता है उनकी, एक साजिश के तहत इस तरह से कर रहे हैं। और चूंकि ये वोट बैंक की भी एक तरह से राजनीति है, इनका वोट बैंक ऊपर ही कास्ट के लोग हैं, नीचे से है नहीं। ठीक है सुरेश बहादुर जी, बहुत साफ बात है। आरएसएस ने समय समय पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी आरक्षण के बारे में, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा आर्थिक आरक्षण की बात करती रही थी, चाहे मुखर होकर के ना कहा हो, लेकिन आर्थिक आरक्षण की हमेशा चर्चा करती है। और पीछे ये कहा गया था कि समाज के हर वर्ग को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास उसी दिशा में एक कदम है, चाहे आप इसे आरएसएस की चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट खुलकर सामने आएंगे, कई आरक्षण पर कदम उठाने की बात करिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि समाज के हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा में आने का हक है। वर्तमान में जो आरक्षण की नीति है वो यथावत जारी रहेगी, और आगे आने वाली परिस्थितियां क्या होगी उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करने की स्थिति में आज की डेट में। ठीक है विनय सर, फ्यूचर में आपको लगता है कि जो केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं ये खुलकर सामने आएंगे और बिल्कुल मुखर होकर कहेंगे कि हाँ ठीक है अब इसमें बदलाव की जरूरत है? अभी आप हालिया फैसला ले लीजिए, पहले कौन ओबीसी में दर्ज होंगी जातियां उसको लेकर उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिश नहीं चलेगी, आप आइए संसद में हम बहस करेंगे। तो हर चीज चर्चा के माध्यम से जिसका बहुमत है सदन के अंदर उसी पास कराइए। और अभी खुद पांडे जी ने कहा कि अभी क्या उस पर बात छोड़िए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, तो आगे कुछ भी हो सकता है, ये संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि आगे की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कुछ आगे होगा ये जरूर भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लोकतंत्र में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।